कर लेते हैं। उसके बाद सभी जो अन्य सदस्यगण वहाँ थे वो भी बैठ जाते हैं। इस तरह से हमने अपनी कार्रवाई का प्रारंभ करना है। जब अध्यक्ष महोदय अपना स्थान ग्रहण कर लेंगे, उसके बाद कुछ सदस्य नए अब चुनकर आए होते हैं। जब उपचुनाव होता है किसी के त्याग पत्र से या किसी अन्य कारण से, तो हम 2 सदस्यों को ज्यादा से ज्यादा 3 को इसमें दिखाएंगे। जो नए सदस्य चुनकर आए हैं उनका शपथ ग्रहण करवाएंगे। तो अध्यक्ष कहेंगे कि महासचिव महोदय को कि नए सदस्यों को आप शपथ ग्रहण करवाया जाए। तो महासचिव जो नए सदस्य हैं उनको बुलाते हैं कि किस संसद या क्षेत्र से कौन सदस्य चुना गया है। वो फिर यहाँ बारी बारी से आते हैं और महासचिव उनसे पूछते हैं कि आप प्रतिज्ञान करेंगे या शपथ लेंगे। तो वो प्रिंटेड मैटर होता है शपथ का, उसमें केवल नाम जोड़ना होता है। रामलाल है, श्यामलाल है, मीना है, टीना है, जो भी है, मैं फलाना सिंह या कुमारी जो भी है। तो शपथ ग्रहण का कार्यक्रम होता है। 2 सदस्यों का करवा सकते हैं, 3 का भी करवा सकते हैं, क्योंकि हमारा जो हर स्टेप है उसके मार्क्स हैं हमारे, और नंबरों का खेल है ये यूथ पार्लियामेंट में। हमारी जो सीटिंग है वो कितनी अच्छी दिख रही है, हमारे सदस्यों का आना अंदर, अध्यक्ष का बैठना आना, और किस तरह का हम हमारे साथी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, उन सब के आपके नंबर बनेंगे। किसके कितने मार्क्स हैं वो अजय सर आपको दे देंगे। तो उसके बाद शपथ ग्रहण हो जाएगा और वो नए सदस्य शपथ लेने के बाद अध्यक्ष महोदय से मिलते हैं और फिर दूसरी तरफ से वो आते हैं, उनके आगे से वो फिर नहीं जाएंगे और अपने स्थान पर चले जाएंगे। आपको सर वीडियो शेयर करेंगे यूथ पार्लियामेंट की, उसमें आप बारीकी से देख पाएंगे कि किस तरह से वो होता है। शपथ ग्रहण के बाद जो अध्यक्ष महोदय हैं वो या तो संसद का कोई सदस्य पूर्व रहा हो या वर्तमान रहा हो, जिनकी जो दिवंगत आत्माएं हो जाती हैं, या देश दुनिया में कोई बड़ी महान विभूति जिनका देहावसान हो गया हो, तो उसके बारे में अध्यक्ष महोदय सदन को बताते हैं कि भाई ये महान विभूति इनका देहावसान हो गया, उनके बारे में बताया जाता है। तो एक शोक प्रस्ताव लाया जाता है, इसको बोलेंगे हम शोक प्रस्ताव। तो शोक प्रस्ताव लाया जाता है। अध्यक्ष महोदय के बाद जो हमारे प्रधानमंत्री हैं वो बिना कहे, यूं नहीं कि अध्यक्ष उनको कहेंगे कि वो प्रधानमंत्री शोक प्रस्ताव पढ़ेंगे ना। जैसे ही अध्यक्ष अपना शोक प्रस्ताव पूरा करते हैं उसके बाद हमारे प्रधानमंत्री अपने आप खड़े होते हैं और जो दिवंगत आत्मा है उसके बारे में बताते हैं कि भाई वो महान विभूति थे, उन्होंने देश के लिए या विश्व के लिए क्या किया, राजनीतिक हस्ती थे या सामाजिक हस्ती थे या धार्मिक हस्ती थे, जो भी थे, तो उनके बारे में बताएंगे। जैसे ही प्रधानमंत्री का वक्तव्य उस शोक प्रस्ताव पर पूरा होता है, बिना कहे जो नेता प्रतिपक्ष है वो खड़े होते हैं और वो फिर उनके बारे में बताते हैं। हम इस बात का ध्यान रखें क्योंकि ये भी हम सारा स्क्रिप्ट में भी लिखेंगे, बच्चों को लिखित में पर्चियां देंगे, वो अपना याद कर लेंगे। तो जो शब्द इस्तेमाल अध्यक्ष ने किए हैं या प्रधानमंत्री जी ने किए या नेता प्रतिपक्ष ने, उनका हमने रिपीटेशन नहीं करना कि वो एक ही बात तीनों बोले, अलग अलग शब्दावली इस्तेमाल करें तो अच्छा लगेगा। फिर इसके बाद एक सत्र से दूसरे सत्र के बीच में कई बार आपने देखा होगा कि मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाता है, कोई मंत्री हटा दिया जाता है या त्याग पत्र हो जाता है, नया कोई मंत्री बनाया जाता है। तो फिर अगला स्टेप हमारा होगा नए मंत्रियों का परिचय। जो नए मंत्री कैबिनेट में शामिल किए हैं प्रधानमंत्री ने, उनका फिर परिचय करवाया जाता है कि इनका नाम ये है और ये कौन से मंत्रालय के कैबिनेट मंत्री हैं या राज्य मंत्री हैं, जो भी। तो इस प्रकार से मंत्रियों का परिचय करवाया जाता है। तो मंत्रियों के परिचय के बाद आप 2 या 3 मंत्री ले सकते हैं उसमें भी, जिस तरह से हमने नए सदस्यों के शपथ ग्रहण में 2 या 3 नए सदस्य लिए थे, इसी तरह से 2-3 नए मंत्री ले लेंगे।
तो सीटिंग प्लान में मैं बताना भूल गया था आपको, जहां प्रधानमंत्री और मंत्री बैठते हैं उनके सामने हमारे स्कूलों में कंप्यूटर है, तो पेपर के ऊपर निकाल लेंगे ये प्राइम मिनिस्टर हैं, ये मानव संसाधन मंत्री हैं, ये भारी मंत्रालय मंत्री हैं, ये कोयला मंत्री हैं, पेट्रोलियम मंत्री हैं, नागरिक उड्डयन मंत्री जो भी हैं, उनकी पर्चियां निकाल के और वो स्पीकर से बना के वहां पर उनके सामने हमने रख लें ताकि पता चल जाए कि कौन से विभाग के मंत्री हैं। नेता प्रतिपक्ष के सामने भी हमें वो रखेंगे, ये नेता प्रतिपक्ष है, ताकि पता चल जाए कि ये नेता प्रतिपक्ष हैं, ये मंत्री हैं और कौन किस विभाग के मंत्री हैं। वो अच्छा लगेगा, वो उनकी जो नेम प्लेट वहां रखी है। फिर उसके बाद शुरू होता है प्रश्नकाल। अध्यक्ष महोदय सूचित करेंगे सदन को कि अब प्रश्नकाल आरंभ होता है। जो प्रश्न हमारी संसद में रियल में भी पूछे जाते हैं वो भी पहले से ही अध्यक्ष महोदय के पास पहुंचे हुए होते हैं कि कौन व्यक्ति किस मंत्रालय के बारे में क्या प्रश्न पूछेगा, ये ऑलरेडी वहां स्क्रिप्ट होती है और मंत्रियों के पास भी वो होता है और उनके उत्तर भी लिखे हुए पहले से ही तैयार रखे जाते हैं। ये नहीं कि हम वहां गए और पूछना शुरू कर दिया, इस तरह तो कोई किसी का जवाब दे ही नहीं सकता। पहले से सूचना दी जाती है कि आपके मंत्रालय से संबंधित ये प्रश्न पूछे जाएंगे और मंत्री अपने अधिकारियों से मिलकर उनके उत्तर तैयार करते हैं। इसी तरह से हमारी यूथ पार्लियामेंट में भी अध्यक्ष महोदय के पास उन प्रश्नों की पूरी सूची रहेगी। प्रश्न नंबर 1 से भी शुरू कर सकते हैं, हम 101 से भी कर सकते हैं, हम 1001 से भी शुरू कर सकते हैं, वो हमारी मर्जी है। फिर प्रश्न नंबर 101 ये है तो ये है तो किस मंत्री से प्रश्न पूछा जाएगा वो भी स्क्रिप्ट में हमने लिखा हुआ है। तो जिस व्यक्ति ने प्रश्न पूछना है वो अध्यक्ष महोदय की अनुमति से फिर प्रश्न पूछना शुरू करता है कि अध्यक्ष महोदय, क्योंकि आपने भी कई बार टीवी पे डिबेट देखी होगी, मैं भी एक आध बार देख लेता हूँ पार्लियामेंट चैनल के ऊपर, तो हम जो भी वहां बोलते हैं वो अध्यक्ष महोदय को संबोधित करके ही बोलते हैं। तो हमारे जो बच्चे हैं वो भी इसी तरह से बोलेंगे, अध्यक्ष महोदय मैं माननीय मंत्री जी से ये जानना चाहता हूँ, और वो फिर अपना प्रश्न रखेंगे। फिर मंत्री जी उसका उत्तर देंगे। एक प्रश्न के कई पूरक प्रश्न भी हो सकते हैं। आपने एक प्रश्न किया, उसका उत्तर मिल गया, फिर आपका प्रश्न पूरक प्रश्न यानी कि उसी को पूरा करने वाला एक प्रश्न सप्लीमेंट्री और है, तो वो सदस्य फिर खड़ा होगा और फिर अपना वो जो सप्लीमेंट्री है उसको रखेगा। फिर वो जो मंत्री जी हैं वो फिर उनका उत्तर देंगे। इस तरह से एक एक विभाग से संबंधित जो मंत्रालयों के प्रश्न हैं वो पूछे जाएंगे, उनके जवाब दिए जाएंगे। ये हमारी यूथ पार्लियामेंट में चलेगा। फिर प्रश्न काल खत्म होने के बाद एक शून्य काल आता है। शून्य काल में भी प्रश्न उठाए जाते हैं, लेकिन वहां ज्यादा प्रश्न नहीं होते हैं, कुछ प्रश्न ही रखे जाते हैं, फिर उनके जवाब दिए जाते हैं। फिर यहाँ एक अगला जो हमारा स्टेप है वो विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव है। कोई व्यक्ति है, कोई संस्था है, कोई समुदाय भी हो सकता है, वो हमारी पूरी संसद की अवमानना भी कर रहा हो सकता है, किसी सांसद की भी जो विशेष अधिकार होते हैं उनकी भी अवमानना हो सकती है, उल्लंघन हो सकता है। तो ऐसी अवस्था में संसद का कोई भी सदस्य अध्यक्ष महोदय को ये रिपोर्ट करता है या शिकायत करता है कि या तो मेरी पर्सन मान लीजिए किसी सांसद के विशेष अधिकारों का हनन हुआ है तो वो अपनी तरफ से उठाएगा कि मेरे विशेष अधिकारों का किसी व्यक्ति ने या किसी समाज ने हनन किया है, तो अध्यक्ष महोदय इस बारे में संज्ञान लें। या फिर कोई ऐसी गतिविधि देश के भाग में के अंदर हो सकती है जो पूरी पार्लियामेंट के ही अधिकारों का हनन कर रही हो, तो उसके बारे में भी अध्यक्ष का ध्यान आकर्षित करके उस पर संज्ञान लेने के लिए कहा जा सकता है। तो ये है विशेषाधिकार प्रस्ताव। उसके बाद हमारा जो स्टेप आएगा वो विदेशी मेहमानों का परिचय करवाते हैं फिर अध्यक्ष महोदय।
कोई भी डेलीगेशन हो सकता है, नेपाल से भी आया हो सकता है, भूटान से भी हो सकता है, अमेरिकन भी हो सकता है, कनाडा का भी हो सकता है। तो उनको फिर अध्यक्ष महोदय उनका परिचय करवाते हैं कि ये जो डेलीगेशन है ये फला देश से आया हुआ है और हम यहाँ इनका अभिनंदन करते हैं। उनका स्वागत करने के बाद फिर हमारे सारे सदस्य बैठ जाते हैं। अब मेरे को एक चीज वो भूल गया था, मैं ध्यान आ गया, वो जो शोक प्रस्ताव पास किया था उसके बारे में महासचिव को अध्यक्ष के द्वारा एक निर्देश भी दिया जाता है, वो मैं भूल गया था बताना, कि संबंधित जो शोक प्रस्ताव है, वो जो शोक प्रस्ताव हमारी संसद ने पास किया है, वो संबंधित शोकाकुल परिवार को भेज दिया जाए या प्रेषित कर दिया जाए। क्योंकि हमने वही पास करके छोड़ दिया तो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता। तो वो जो